एवरीवन, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे चैप्टर फोटोसिंथेसिस के बारे में। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करता है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में पहले साइंटिस्ट थे वो थे जोसेफ प्रिस्टली। अब आप खुद देखें, प्रिस्टली होता है प्रीस्ट मतलब लाइक इट्स समथिंग रिलेटेड टू लाइक पंडित जो वहाँ पे धूप पत्ती वगैरह वो करते हैं, याद करने का सब तरीका। तो यहाँ पे कुछ कैंडल वाला आएगा तो वो आपको वही चीज़ें समझनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट ये है कि जोसेफ प्रिस्टली जी ने 1770 में बोला कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट में एयर का असेंशियल रोल है। उस टाइम पे उन्हें ये नहीं पता था कि ये एयर ऑक्सीजन है, जबकि उन्होंने खुद ही 1774 में ऑक्सीजन भी डिस्कवर करी थी। उन्होंने बोला कि जब हमने यहाँ पर इस तरह से रखा, ये हमारे पास में कुछ कंटेनर्स थे, जब हमने कैंडल और माउस को रखा तो माउस मर गया, बट जब हमने साथ में प्लांट रखा तो माउस बच गया। तो प्लांट दे रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you? ये चीज़ें नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता। मेन यही था। अब कहता ऐसा सिमिलर ही सेटअप यूज़ करा गया हमारे किसके द्वारा, जैन इंजन हाउस। इंजन से लगता है एनर्जी, तो एनर्जी मीन्स सन से जो मिल रही है। एक बार डार्क में रखा, एक बार सनलाइट में रखा, और उन्होंने बता दिया कि सनलाइट इज़ असेंशियल। उन्होंने बताया कि वो कुछ एयर रिलीज़ कर रहे हैं जिससे कि वो चीज़ें प्यूरिफाई हो रही हैं। इन्होंने बताया सनलाइट के बारे में, विच इज़ बीइंग फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। इंजन हाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, ये इंजन हाउस जी ने पहली चीज़ करी। ये अब ये इंडिपेंडेंट वाली चीज़ है, इसमें दोनों ने प्रिस्टली का सेटअप यूज़ किया था, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंजन हाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट ब्राइट सनलाइट के अंदर छोटे छोटे बबल्स बनते हैं ग्रीन पार्ट्स के अराउंड, जबकि डार्क के अंदर वह बबल्स नहीं बनते हैं। लेटर उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि ये बबल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, और उन्होंने बताया कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज़ कर पाते हैं। तो इंजन हाउस ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसमें उन्होंने एक्वेटिक प्लांट को यूज़ करा, ये शो करी कि ब्राइट सनलाइट के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, अराउंड द ग्रीन पार्ट्स बन रहे हैं, वेरएज डार्क में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेटर उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि ये जो बबल्स हैं ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं। हेंस उन्होंने ये चीज़ शो कर दी कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स, small bubbles were formed around the green parts, while in the dark they did not. And later he identified these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release the oxygen. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास में आती है 1854 सैक्स से आपको क्या याद आता है? झोला। क्या याद आता है? झोला। सैक्स से आपको याद आता है बेटा जी झोला। तो झोले में क्या होगा? ग्लूकोज। तो 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने बोला ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लांट्स जब वो ग्रो करता है, और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। और उसने बोला कि जो प्लांट्स के अंदर हमारे पास में ग्रीन सब्सटेंस है, क्लोरोफिल, वो किस में लोकेटेड होता है? स्पेशल बॉडीज़ में लोकेटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट।
विद इन द प्लांट सेल्स। और उसने ये चीज़ फाइंड आउट करी कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स में वो जगह है जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज जो है वो यूजुअली स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। कि ग्रीन सब्सटेंस किस में लोकेटेड है? ग्रीन सब्सटेंस क्या है? पहले तो क्लोरोफिल है। किस में लोकेटेड है? पता होना चाहिए। लोकेटेड है क्लोरोप्लास्ट में। और उन्होंने ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करी कि ये जो ग्रीन पार्ट्स है ना प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स इन दी प्लांट्स, वहाँ पर बनती है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। उसके बाद में हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने यूज़ करा क्या? क्लैडोफोरा। एक प्रिज्म यूज़ करा, वहाँ से लाइट को स्प्लिट करा और ग्रीन एल्गे को एल्यूमिनेट करा। ग्रीन एल्गे का नाम था क्लैडोफोरा। वहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया को रखा। जब वहाँ पे लाइट स्प्लिट कर गई तो विबग्योर वाले सारे कलर आ गए। तो बैक्टीरिया वहाँ पर ज़्यादा थे जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट पड़ रही थी। तो हमें पता चला कि जहाँ ब्लू और रेड लाइट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इससे क्या बना? एक एक्शन स्पेक्ट्रम बना कि भैया कौन सी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो ब्लू और रेड वाली वेवलेंथ वाली रेंज में फोटोसिंथेसिस की अमाउंट ज़्यादा होती है। और ये रफली किसका है? मतलब क्लोरोफिल ए और बी कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा काम कर पाते हैं, ये बेसिकली उस बारे में है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ही हमारे पास में मेन पिगमेंट्स होते हैं। यही दो हमारे पास में मेन पिगमेंट्स होते हैं। अब जब 19th सेंचुरी का मिडल आया तो प्लांट्स जो थे, हमें पता चल गया भैया लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए CO2 और वाटर से। ये हमने रिएक्शन भी दे दी। अब अगली बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसका था? माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन हमारे पास में था एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, जिनका नेम हमारे पास में है कॉर्नेलियस वैन नील, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर किसके ऊपर स्टडी करी? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्हें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट पर डिपेंड करती है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है। वो CO2 को रिड्यूस करता है। लाइक जैसे CO2 यहाँ पे आ रहा है H2O से, CO2 की ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो रही है। तो क्योंकि प्लांट्स के अंदर H2O हाइड्रोजन डोनर है तो वो ऑक्सीजन बन जाती है। वहाँ से हमारे पास में H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनर है तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। बट क्या ये ऑक्सीजन हमेशा रिलीज़ होगी? नहीं, ये बदलती रहेगी। अगर H2S से आएगा तो सल्फ़र बनेगा। जब H2S को यूज़ करा तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फ़र था, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट द ऑक्सीजन। तो उन्होंने ये चीज़ इन्फर करी कि ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व कर रहे हैं वो H2O से आ रही है, ना कि CO2 से। ये चीज़ बाद में प्रूव भी हो गई थी जब उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक यूज़ करी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उन्होंने CO2 हमने रेडियो एक्टिव वाली ली तो जो ग्लूकोज थी वो भी रेडियो एक्टिव थी। बट हमने अगर वाटर में ऑक्सीजन जो है वो रेडियो एक्टिव वाला लिया तो नहीं था वो ओस। अब यहाँ पे देखो, अब बता रहे कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि लीव्स के अंदर हमारे पास में होते हैं मीजोफिल सेल। लीव्स के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं बेटा जी? मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। और मीजोफिल सेल के पास में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे अगर ये मीजोफिल सेल की वॉल है तो वहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से
वॉल की अलोंग अलाइन कर जाते हैं, वॉल की अलोंग अलाइन कर जाते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये वॉल के अलोंग अलाइन कर जाएंगे, ऑब्वियसली कर जाएंगे, है ना। तो ताकि उन्हें अच्छे से लाइट मिल सके, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो उन्हें अच्छे से मिल सके। बट कभी यहाँ पे तो ये वॉल के पैरेलल हो चुके हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर कैसे होंगे? ऐसे, ताकि लाइट ज़्यादा ना पड़े, लाइट सिर्फ इसी रीजन में आए। नहीं तो ख़राब भी तो हो सकते हैं ना बिट्टू, ख़राब भी तो हो सकते हैं, ख़राब भी तो हो सकते हैं ना, तो ख़राब थोड़ी करना है अपने को। ठीक है जी। अब कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्राना होता है और स्ट्रोमल लैमिले होते हैं और मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास में ग्राना होता है, ठीक है, और हमारे पास में इनको दो ग्राना को जोड़ने वाले स्ट्रोमल लैमिले भी होते हैं। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है और साइड साइड पर हमारे पास में मैट्रिक्स स्ट्रोमा भी होता है। क्या होता है बेटे? मैट्रिक्स स्ट्रोमा भी होता है। एंड देयर इज़ अ क्लियर डिविजन ऑफ द लेबर। जो मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और वहाँ से एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस करवाता है। और स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो सिंथेसाइज करती हैं शुगर को, वहाँ से बन जाता है स्टार्च। तो स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन और जो ये लेमिले हैं इनमें होती हैं लाइट रिएक्शन। तो जो पहला सेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास में है लाइट रिएक्शन। वो हमारे पास में क्या है जी? वो हमारे पास में है लाइट रिएक्शन। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई है कि लाइट रिएक्शन है, फिर ये डार्क रिएक्शन है। ठीक है जी। अब ये डायग्राम देख लो, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रोमल लैमिले देख लो, ये देखो ये बीच में जो जोड़ रहे हैं ये स्ट्रोमल लैमिले हैं और ये जो पूरा है ये क्या है? ग्रेना है। और ये जो बीच में मैट्रिक्स है ये स्ट्रोमा और ये जो छोटे छोटे पड़े हैं वो राइबोसोम है, वो राइबोसोम है। और उसके साथ में ये जो ये पड़ा है ये क्या है हमारे पास में? स्टार्च ग्रैन्यूल है और जो छोटे मोटे मोटे हैं वो क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट है। आई होप ये दोनों भी आपको क्लियर हो चुके हैं। कितने तरह के पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं? कितनी तरह के पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं? फोटोसिंथेसिस कितनी तरह के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? Looking at the plants, have you ever wondered why and how there are many shades of the green in their leaves? We can look for an answer and trying to separate the leaf pigments through paper chromatography. A chromatographic separation of the leaf pigment shows that color that we see in the leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments. पहला हमारे पास में है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, फिर xanthophyll और ये कैरोटीनॉइड। ध्यान से देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं विबग्योर, अब ये ब्लू ग्रीन हमारे पास में है क्लोरोफिल ए और ये येलो ग्रीन हमारे पास में है क्लोरोफिल बी और ये ज़ैंथोफिल हमारे पास में है येलो। और ये येलो ऑरेंज हमारे पास में है कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल ए है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी है ग्रीन येलो, येलो अकेले ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल हमारे पास में क्या है? येलो।
और येलो ऑरेंज क्या है? कैरोटीनॉइड। अब आगे देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये क्लोरोफिल ए का है कि हाँ भैया क्लोरोफिल ए किस, मतलब ये जो क्लोरोफिल ए है ये इस वाली वेवलेंथ के अराउंड ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। ये देखो ये वाली यहाँ पे इनकी पीक आ रही है, सॉरी ये क्लोरोफिल ए नहीं, ये कैरोटीनॉइड की बात है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है, ये ए है, ये बी है और ये कैरोटीनॉइड है। इनकी वेवलेंथ रेंज ये है ए की, बी की और कैरोटीनॉइड की ये है, ए और बी की यहाँ पे फिर से आ रही है। ये फोटोसिंथेसिस का रेंज देखो, जहाँ पे ए और बी है ना वहाँ पे ज़्यादा है ना जी? हाँ जी। तो अब देखो ये ओवरलैप कर रहा है ए वाला बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। बी वाला देखो यहाँ पे, बी वाला कुछ यहाँ है, यहाँ पे उतना पीक नहीं है जितना ए वाले पे। ए वाला यहाँ भी पीक पे आया है और यहाँ भी पीक पे, तो यहाँ ये यहाँ पे उतना नहीं है, फ़र्क पड़ रहा है फ़र्क। तो ए वाले के साथ वो ज़्यादा ओवरलैपिंग शो कर रहा है। लुक एट द फिगर 11.3 भी वो हमने देख ली है। वेवलेंथ जहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, आप कहते हैं आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए कर रहा है। कौन से रीजन में कर रहा है? क्लोरोफिल ए कौन से रीजन में ज़्यादा कर रहा है? ब्लू और रेड में। लोग ये भी भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, कहता है इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के साथ में एसोसिएटेड है। These graphs together show that most of the photosynthesis कहाँ पर होती है? ब्लू में और रेड रीजन में होती है ऑफ द स्पेक्ट्रम। कुछ फोटोसिंथेसिस बाकी वेवलेंथ्स पर भी होती है। कहता है क्लोरोफिल जो है मेजर पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। बाकी थाइलाकॉइड के पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी पास कर देते हैं। तो दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ द वेवलेंथ टू बी यूटिलाइज्ड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। बाकियों की बात कर रहा है। अभी हम बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन होती क्या है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वहाँ से फिर जब वाटर स्प्लिट करेगा तो क्या रिलीज़ होगी? ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और वहाँ से बनेगा ATP और NADPH रास्ते में बनता है। बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये पिगमेंट्स जो हैं इनमें 2 यूनिट्स बनती हैं, 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एक हमारे पास में होता है PS1 और दूसरा हमारे पास में होता है PS2। इन्हें डिस्कवरी के सीक्वेंस पे नेम करा गया है। काम पहले PS2 करता है, बाद में PS1 करता है, बट PS2 का नाम PS2 क्यों है? क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुआ था। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये। इनमें अब एक किसी लाइक हम जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉकिंग अबाउट PS2, तो होता क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में? इसमें बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ में जुड़े होते हैं। हर एक फोटो सिस्टम के पास में पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए वाले को छोड़कर, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटीने। फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एंटीने। तो इनके पास में ऑल पिगमेंट्स होते हैं, सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं। ये बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो हम इसे बोलते हैं एंटीने। ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक क्लोरोफिल ए अलग से बड़ा होता है जो कि एक रिएक्शन सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये अलग से एक रिएक्शन सेंटर पड़ा हुआ है, बाकी ये पूरे कॉम्प्लेक्स है।
अब इस अकेले को, इतने पोर्शन को हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और इस पूरे को हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जी, रिएक्शन सेंटर जो है डिफरेंट है दोनों फोटो सिस्टम्स के लिए। PS1 की बात करें तो इससे मतलब लाइक PS1 है तो फर्स्ट आना चाहता है तो 700, ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने स्टार्ट करते हैं, और PS2 सेकेंड है तो 680। ठीक है, फर्स्ट तो नीट में 700 वाला होता है ना, 680 वाला थोड़ी होता है। अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में तो सबसे पहले हमारे पास में होगा यहाँ पर PS2, यहाँ से इस तरह से जाएगा, फिर PS1 के पास जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। इसमें बनता है ATP और यहाँ पे बनता है NADP। बीच में क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, NCERT में जितना दिया वो करो बस। PS2 क्लोरोफिल एक कितना एब्जॉर्ब करते हैं, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ था जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको डाल देता है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। ये ऐसे पड़े नहीं होते डाउनहिल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे डाउनहिल बोल रहे हैं। ग्राफ के ऊपर एक जेड स्कीम बनती है। These electrons are not used up as they pass through electron transport chain, but they are passed on to pigments of PS1. Simultaneously, electrons in the center of PS1 are also excited. वो कितनी वेवलेंथ को रिसीव करते हैं, 700 नैनोमीटर, and are transported to another acceptor molecule जिसका ज़्यादा redox potential होता है। फिर इसे डाउनहिल मूव करवाया जाता है और इस टाइम बनता है NADPH। ये सारी स्कीम जो है PS2 से स्टार्ट होकर अपहिल टू एक्सेप्टर, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली टू NADP प्लस टू फॉर्म NADPH। इसे हम बोलते हैं जेड स्कीम, इसकी करेक्टरिस्टिक शेप की वजह से। ये देखो बना के दिखाए, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड नॉट एक्चुअली। ओके, अब चलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर के ऊपर। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर होती है PS2 पर। PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि PS2 से मूव करते हैं उन्हें रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। ये आता है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर से। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन बनती है, H+ बनता है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी बनती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिप्लेस दोज व्हिच आर PS1 से रिमूव जाते हैं बाय PS2। PS1 में इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए PS2 के इलेक्ट्रॉन है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है, PS2 पे है। कहाँ पर, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। कहाँ पे लोकेटेड है पता होना चाहिए, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं बेटा जी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें हमारे पास में क्या आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में कैपेबिलिटी होती है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की, जैसे कि ATP एनर्जी को कैरी करता है। तो यहाँ पे होता पता है क्या है, तो रुको, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ATP का सिंथेसिस फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब लाइट हो, जब दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और ये जो दोनों फोटो सिस्टम है आपस में जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से, दोनों ATP NADPH बनते हैं। बट जब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ आई नहीं रही होती तो सिर्फ PS1 काम करता है 700 वाली पे। इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे साइक्लिक मतलब वहीं पर वापस आता जा रहा है। और ये यूजुअली कहाँ पर हो रहा होता है, स्ट्रोमा लेमिले में हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में दोनों PS1 और PS2 प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा लेमिले मेम्ब्रेन में। सॉरी, जो ग्राना वाला होता है उसमें PS1 PS2 होता है, बट स्ट्रोमा वाले में सिर्फ PS2 होता है, ना ही उनके पास NADP रिडक्टेस एंजाइम है। क्योंकि जब साइक्लिक फॉस्फोरेशन चल रहा होता है तो सिर्फ ATP बन रहा होता है, NADPH नहीं बन रहा होता, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है NADP प्लस के पास में जा नहीं रहा, वो PS1 के पास में वापस आ जा रहा है, ताकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है।
तो ये जो हमारे पास में साइक्लिक फ़्लो है ये किस में रिजल्ट करता है? ये साइक्लिक फ़्लो हमारे पास में रिजल्ट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट ऑफ NADPH। और ये तब होता है जब लाइट की वेवलेंथ जो है 680 से बियॉन्ड है, तब साइक्लिक होता है। अब आगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में एटीपी किस तरह से सिंथेसाइज होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन के अंदर उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी सिंथेसिस जो होती है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट की वजह से होती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। अक्रॉस अ मेम्ब्रेन एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है। इस बारी ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन से मेम्ब्रेन है? ये थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यहाँ पर हमारे पास में कौन से मेम्ब्रेन हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जिनके अक्रॉस प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना बहुत ज़रूरी है। तो एटीपी का जो सिंथेसिस है वो किससे लिंक्ड होता है? इट इज़ लिंक्ड टू प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड यहाँ पर इट एंड अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर वो मेम्ब्रेन कौन सा है? यहाँ पर वो मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, रेस्पिरेशन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो रहे थे। ठीक है, सुने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन लोकेटेड है, मतलब कि ल्यूमेन में, पर रेस्पिरेशन के अंदर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा था। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते कैसे हैं वो देखते हैं। अब हमें पता है कि जो PS2 में वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स था, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स था वो इनर साइड पे लोकेटेड है, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग दे एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड। ऑल राइट, ये देखो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के क्रॉस मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के क्रॉस पास करेंगे, है ना जी। हाँ, तो जो हमारा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो कुछ प्रोटॉन्स भी अंदर ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि as electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of the electron, ये outer side पे located है, it transports electron not an electron carrier but to hydrogen carrier. Hence this electron move a proton from the stroma while transporting an electron. तो इससे प्रोटॉन अंदर आ गया। When this molecule pass on the electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is also released on the inner side of the human side. तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये बाहर वाली साइड पे लोकेटेड होता है, ठीक है। फिर NADP रिडक्टेस एंजाइम भी बाहर वाली साइड पे लोकेटेड है ताकि हाइड्रोजन को यूज़ कर सके और स्ट्रोमा से प्रोटॉन कम कर दे। इससे क्या फ़ायदा होगा, रिलेटिवली अंदर ज़्यादा हो जाएंगे।
ये देखो, ये अंदर ये पहला और ये प्लास्टोक्विनॉन होता है प्राइमरी एक्सेप्टर। देखो हाइड्रोजन दे रहा है। फिर ये हमारे पास में क्या है, साइटोक्रोम B6F और ये प्लास्टोसियानिन। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, प्लास्टोक्विनॉन। और फिर ये FD और FNR भी हमारे पास में है। ठीक है, प्लास्टोक्विनॉन है हमारे पास में प्राइमरी एक्सेप्टर। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा में डिक्रीज कर जाते हैं, ल्यूमेन में बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ जाता है और pH जो है वो कम हो जाता है। हमें ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्यों बनवाना है, क्योंकि यही ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा, ATP का सिंथेसिस करवाएगा। ये ग्रेडियंट ब्रेकडाउन करेगा कि तो प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब ये प्रोटॉन का मूवमेंट होगा F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो इतनी एनर्जी इसकी आ जाएगी कि ATP की सिंथेसिस करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में CF0 है, CF1 है, तो ATP सिंथेज है। ये जो उसका हेड है उसे हम CF0 बोलेंगे, सॉरी ये जो अंदर घुसा हुआ है इसे हम CF0 बोलेंगे और उसके हेड को हम लोग CF1 बोलेंगे। ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये पूरा क्या है, ATP सिंथेस एंजाइम। एक हमारे पास में है CF0, ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जहाँ से डिफ्यूजन होता है प्रोटॉन का। अदर पोर्शन क्या है, CF1, और वो बाहर की साइड पे प्रोट्रूड करता है। अब ये बाहर जो कि स्ट्रोमा को फेस कर रही है, ये ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन करता है तो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं CF1 में, और इससे काफ़ी एनर्जी आ जाती है उसके चेंजेस की में। उसके चेंज होने की वजह से काफ़ी एनर्जी आ जाती है कि ATP सिंथेज में, कि ATP का सिंथेसिस वो करवा सके। तो केमियोस्मोसिस करवाने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन का पंप चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेज चाहिए। एनर्जी यूज़ होती है प्रोटॉन को पंप करने के लिए क्रॉस द मेम्ब्रेन, ग्रेडियंट बनाने के लिए। ठीक है, और थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सारी ऊपर वाली बातें ही यहाँ पे रिपीट करी गई हैं। अब ATP सिंथेज के पास में चैनल है जहाँ से प्रोटॉन मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा इनफ एनर्जी रिलीज हो जाती है कि ATP सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है ताकि ATP की फॉर्मेशन जो है कैटालाइज हो सके। अब NADPH जो बन रहा है उसके साथ साथ में ATP भी बनता है, बट ये जो NADPH है, मैंने आपको ATP बनाना सिखाया, मैंने आपको NADPH बनाना सिखाया, बट क्या ये इमीडिएटली यूज़ हो जाएगा? हाँ जी, बायोसिंथेटिक रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा में हो रही है, डार्क रिएक्शन बेस। अब अगली चीज़ हमारे पास में ये है कि ये ATP और NADPH यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो ये ATP और NADPH और ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन तो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाती है, वेयर एज जो हमारे पास में ये ATP और NADPH है, ये वो सारे प्रोसेसेस करवाते हैं जो फूड की सिंथेसिस में काम आते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस जो है लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बट ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। जैसी लाइट, ये आपको कैसे पता चला कि जैसे लाइट अनअवेलेबल हो जाती है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है कुछ समय के लिए चलता है और फिर रुक जाता है। अगर लाइट को दोबारा अवेलेबल करवाया जाता है, सिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन बोलना एक मिसनॉमर है? कहता हम देखते हैं कि ATP और NADPH हम लोग बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ करते हैं। हमने ये चीज़ पहले देखी है कि CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने पता कराने की कोशिश करी कि जो पहला प्रोडक्ट था जो उन्होंने रिएक्शन में लिया वो क्या था। कहता वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ना बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करे गए थे। उसका एक अच्छा रिजल्ट निकाला गया था मेल्विन केल्विन के द्वारा। मेल्विन केल्विन ने क्या किया था, उन्होंने रेडियो एक्टिव C14 यूज़ करा एल्गल फोटोसिंथेसिस में, जिससे उन्हें पता चला कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो उन्होंने पूरा का पूरा केल्विन साइकिल दे दिया और बताया कि जो पहला प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई करा है वो क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है जी, सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करा किसे, सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, बट उन्हें धीरे धीरे पता चला
उन्होंने साइंटिस्ट ट्राई टू नो वेदर ऑल दी प्लांट्स हैव पीजीए एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने कंडक्ट करे उससे पता चला कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, बट वो ऑर्गेनिक एसिड जिसके पास में 4 कार्बन एटम्स हैं। इसे उन्होंने नाम दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और इसे उन्होंने बोला C4 साइकिल। तो 2 मेन टाइप्स की होगी, एक C3 हो गया जिसमें फर्स्ट जो है वो PGA है और दूसरा C4 हो गया जहाँ पे फर्स्ट जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो ये सोचना बहुत मुश्किल था कि पहला एक्सेप्टर जो होगा वो 3 कार्बन का होगा। हमने सोचा था कि कोई 5 कार्बन का कीटो शुगर होगा, है ना। मतलब कि हमने बेसिकली कुछ ऐसा सोचा था कि फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास में जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो हमारे पास में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो कि 3 कार्बन का है। हमने ऐसा सोचा था कि भैया 2 कार्बन का कुछ इनिशियल होगा और उसमें एक CO2 ऐड होगी, 3 कार्बन बन गया होगा। बट बहुत सरप्राइज़ की बात है कि वो 5 कार्बन का था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। मतलब RUBP के बाद बन रहा था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है। हमने सोचा था ये 2 कार्बन का होगा और यहाँ से फिर एक CO2 ऐड होने के बाद में 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, बट ये चीज़ गलत हो गई। ये साइंटिस्ट भी नहीं सोच पाए थे। ठीक है जी, अभी आगे देखते हैं केल्विन साइकिल पे। केल्विन साइकिल में कुछ नहीं, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, इसमें एक CO2 ऐड हुआ, 2 बनते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, फिर वहाँ से 2 ATP और 2 NADPH बनता है और यहाँ पे एक ATP बन रहा है रीजनरेशन में। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, CO2 वाटर गिविंग राइज टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 ATP 2 NADPH और एक ATP यहाँ पर रीजनरेशन में रास्ते में ट्रायोस फॉस्फेट बना। तो ये साइकिल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 CO2 लगते हैं, सॉरी यहाँ पर एक ही CO2 है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन पास हो गया मेरे एंड से। एक ही CO2 आता है तो ये 6 कार्बन का बन जाता है, वो स्प्लिट होकर फिर 3-3 कार्बन के 2 बनाता है। ये 2 होते हैं, ये भी 2 कि ये ATP 2 है, NADPH भी 2 बनते हैं। रास्ते में ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ये एक CO2 रिलीज़ कर देता है, फिर से 5 कार्बन का होता है। तो जब ये एक CO2 रिलीज़ करता है, इस रीजनरेशन के प्रोसेस में एक और ATP बनता है। तो टोटल एक साइकिल में कितने ATP बने? 3 ATP बने और 2 NADPH बने। अब ये साइकिल कितने टाइम चलेगा? ये साइकिल चलेगा 6 टाइम्स। तो इसको इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा? 18 ATP होंगे और 12 NADPH होंगे। आप यहाँ की थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन हो रहा है और एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बन रहा है। CO2 यूटिलाइज करी गई है बाय RUBP और ये एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है? RUBP कार्बोक्सिलेज, जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं। अब क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पे, तो इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंजाइम कौन सा है? RUBP कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को ऑक्सीजनेज बोलना अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे हम कार्बोक्सिलेज बोल देते हैं। और किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? RUBP का। इसीलिए इसका नाम क्या है? एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। ठीक है, उसके बाद में आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 NADPH की एक CO2 में, तो टोटल में 6 बारी चलते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई। रीजनरेशन के दौरान भी एक ATP बनता है। तो ये पूरा इसने हमें यहाँ पे दोबारा से टेबल की फॉर्म में बता दिया। अब हम चल रहे हैं C4 पाथवे की ओर। C4 पाथवे के बारे में हम बात करते हैं। Plants that are adapted to tropical regions, they have the C4 pathway. ठीक है, हाँ जी, मतलब जो प्लांट्स अडेप्टेड हैं कहाँ पर रहने के लिए? ऐसी जगहों पर रहने के लिए जहाँ का रीजन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है और वहाँ पे
टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, वहाँ पर C4 पाथवे चलता है। यहाँ पर हमारे पास में पहला जो फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। वहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, बट they used the Calvin cycle or C3 pathway as the main biosynthetic pathway। C3 साइकिल C4 के अंदर चलता ही है, ऐसा नहीं है कि C4 है तो C3 नहीं चलेगा, C3 इज देयर। तो मतलब फिर डिफरेंट कैसे हैं, ये अपने को क्वेश्चन पूछना है। कहते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं ना वो स्पेशल होते हैं, इनकी ना स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है, इनकी ना बेटे स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है। ये हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, ये किसको टॉलरेट कर लेते हैं, हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। एंड दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड एज द फोटो रेस्पिरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पर होता क्या है, large cells are present around the vascular bundles of C4 plants that is what we call it as the bundle sheath cell। एंड जिन लीव्स के पास में ऐसी एनाटॉमी होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस का मतलब होता है रीथ, मतलब बहुत सारे सेल्स अरेंज्ड हैं। बंडल शीथ बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं अराउंड द वैस्कुलर बंडल, और इनके पास में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो बंडल शीथ सेल है इनके पास में क्या होता है बेटे, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, थिक वॉल्स है विच आर इम्परमिएबल टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले तो ये पाथवे देखो, यहाँ पर ना जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है ना वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वहाँ पे 5 का था, यहाँ पे 3 का है। और ये क्या है, ये है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। वहाँ पे क्या था, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, वहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट था, यहाँ पे ये 5 कार्बन का था और ये 3 कार्बन का है। और ये किस में प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में। और एंजाइम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और पेप कार्बोक्सिलेज। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, RUBP और RUBP कार्बोक्सिलेज। ये 3 कार्बन का है और इससे बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 का। ये 5 कार्बन का है, ये क्या है बेटे, 5 कार्बन का है। यहाँ पर मीजोफिल सेल के पास में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है मीजोफिल सेल में। यहाँ पर और भी 4 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जो कि बंडल शीथ सेल में भेज दिए जाते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बाद मैलिक एसिड बनता है जो बंडल शीथ सेल में भेज दिया जाता है।
वहाँ पर ये अपना CO2 रिलीज़ करते हैं और फिर से वही C3 साइकिल चलता है, फिर से वही C3 साइकिल चलता है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट फ्लोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ट्राइफॉस्फेट और फिर रीजनरेशन। ये 3 कार्बन को फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है बैक टू मेसोफिल, जहाँ पर इसे पेप में दोबारा कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ इस डायग्राम के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में आया क्या, बना क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आप यहाँ पे देखते चलें। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इसका प्राइमरी एक्सेप्टर, मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, तो वो है पेप। एंजाइम क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिक्सेशन हो गया, क्या बनेगा, C4 एसिड बनेगा, जो कि हमारे पास में क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ये हो गया। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मैलिक एसिड में। यहाँ जाएगा, अपना एक CO2 छोड़ेगा, यहाँ से फिर क्या, ये C3 है। अब ये जो C3 निकल के निकलेगा, ये फिर से ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएगा, इसका रीजनरेशन हो जाएगा। यहाँ पर, वहाँ पर 3 ATP हो रहे थे ना, यहाँ पे 2 ATP एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं ये रीजनरेशन में। जब ये CO2 रिलीज करता है तो उसकी रीजनरेशन में 2 ATP, तो यहाँ पे 5 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं। और ये जब CO2 इसने दे दिया तो ये कैल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स होगा कि RUBP, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर ट्राइओस फॉस्फेट। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो बेसिक पाथवे तो C3 ही है, C4 का पार्ट भी C3 है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP CO2 के साथ जुड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल PGA के बन जाएंगे, जो कि रुबिस्को से होगा। बट रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, यहाँ पे ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, बट रुबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा है, ऑक्सीजन और CO2 के लिए बराबर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 की ज़्यादा है तो वो CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी किसके साथ में वो बाइंड करेगा। तो C3 प्लांट्स के अंदर हमारे पास में क्या सीन रहता है बेटे, C3 प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या सीन रहता है कि कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ में बाइंड कर जाती है, और हेंस हम ये बोलते हैं कि CO2 फिक्सेशन कम हो गई है ना। तो RUBP जो है, कभी कभी जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाने की बजाय वो एक फॉस्फोग्लिसराइड और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देता है। इसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP, रादर एक CO2 रिलीज हो जाती है विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। बायोलॉजिकल फंक्शन हमें नहीं पता है एज सच। अब देखो, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है, क्योंकि हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि एंजाइम की साइड पर CO2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब C4 एसिड ब्रेकडाउन होता है, मेसोफिल में होता है, बट RUBP को बंडल शीट के अंदर रखा जाता है, तो इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन CO2 की बढ़ाई जाती है, जिससे रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज की तरह ही काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह नहीं। तो C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो है वो बेटर होती है। अच्छा, एक C4 की एग्जाम्पल में आते हैं मेज और सॉर्गम। ओके, ये टेबल आपको भरना है। अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है जी। तो वो ये बोल रहा है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल।
क्या क्या, जैसे प्लांट के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसमें, प्लांट के फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं बेटा जी, उसका नंबर, उसका साइज, एज, ओरिएंटेशन, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ये डिपेंड करता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे और ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे। ये हो गए सारे के सारे उसके एक्सटर्नल फीचर्स, और ये हो गए उसके सारे के सारे इंटरनल फीचर। एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये इंटरनल फैक्टर हो गए, प्लांट के फैक्टर्स हो गए, मॉर्फोलॉजिकली ये सारे फैक्टर्स हो गए। अभी अपने को देखना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक्सटर्नल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जस्ट अ सेकेंड। इट्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, टेम्परेचर, ठीक है, CO2 concentration, water. As plant photosynthesizes, ये सारे factor simultaneously affects its rate. Hence, several factors interact and simultaneously they affect the photosynthesis of CO2. एक फैक्टर भी अगर ख़राब हो जाता है ना तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगता है कि मतलब ये इनका फोकस उस चीज़ पे होता है जो इनके पास में नहीं है, अकॉर्डिंग टू 1905 का रूल। If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor जो कि मिनिमम है, वही फैक्टर से असर होगा। बताइए, लाइट देखो जैसे, we need to distinguish between the light quality, light intensity and duration while discussing the light as a factor that affect the photosynthesis. There is a linear relationship between the incident light and CO2 fixation rate at low light intensity. At higher light intensity, the rate does not show further increase क्योंकि बाकी factors limiting होने शुरू हो जाते हैं। लाइट सैचुरेशन 10% ऑफ द फुल सनलाइट पे होता है, हेंस एक्सेप्ट फॉर द प्लांट्स इन द शेड्स और इन द डेंस फॉरेस्ट लाइट जो है रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर ज़्यादा लाइट इंक्रीज करेगी तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। CO2 की फिक्सेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05 विल इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन रेट, इसके बाद में डैमेजिंग हो जाता है। दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। लो लाइट इंटेंसिटी पर कोई भी ग्रुप नहीं रिस्पॉन्ड करता क्योंकि उस टाइम पर वो लिमिटिंग है। हाई लाइट इंटेंसिटी पे दोनों इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे CO2 बढ़ने लगता है। C4 जल्दी सैचुरेशन शो कर देते हैं 360 पे, यूनिट्स देखनी है, और C4 वाले 450 पे। तो C3 के लिए करंट वैल्यू लिमिटिंग है। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और C3 प्लांट्स की एग्जांपल हमारे पास में है टोमेटोज़ और बेल पेपर, उसकी थी मेज़ और सॉर्गम। इन्हें CO2 रिच इन्वायरमेंट में रख के ज़्यादा यील्ड करवाई जाती है इनकी। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो डार्क रिएक्शन क्योंकि इंजाइमेटिक है, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव है बट उन पर असर ज़्यादा नहीं होता है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर में फिर भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। C3 प्लांट के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है वो लोअर होता है, ठीक है। और ये हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स का हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है टेम्परेट क्लाइमेट के कंपैरिजन में। अब अगर वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट, बट वाटर का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। वाटर स्ट्रेस स्पॉट विल कॉज, स्माटा बंद हो जाएगा तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, लीव्स बिल्ट हो जाएंगे तो सरफेस एरिया घट जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लूज हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर की समाप्ति हो जाती है एंड वी हैव डन दिस एंटायर चैप्टर। सो या हैव अ गुड डे, बाय बाय।